हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो एसपीपीयू में तो सेकंड यूनिट है। बाकी आपकी यूनिवर्सिटी में जो भी जहाँ पे भी हो, बहरहाल हर जगह लेकिन ये टॉपिक्स होते हैं सिलेबस। और डिप्लोमा में भी हमारे यहाँ सेकंड यूनिट में ही है ये ज्यादातर। ठीक है, तो ये जो हमारे पास यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की है पूरी की पूरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड एसी फंडामेंटल, ये पूरा सिलेबस है जो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 4-5 लेक्चर्स में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ये सारे टॉपिक्स जो कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अभी हमने परमिएबिलिटी डिस्कस की थी लास्ट के लेक्चर्स में। वहां पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड था, मैंने बताया था कि मैग्नेटिक सर्किट्स में मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास परमिएबिलिटी होती है और इलेक्ट्रिक सर्किट्स में हमारे पास परमिटिविटी होती है। ठीक है, चलिए वो तो आगे जब आएगा डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहली चीज है कि बेसिक जो फंडामेंटल चीज होती है ना, यानी जो हमारा सबसे फंडामेंटल पार्ट क्या है इलेक्ट्रिसिटी का, वो है चार्ज, है ना। कि कहीं पे भी अगर चार्ज हमारे पास है तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश होता है और उसकी वजह से फिर और बाकी पार्टिकल्स मूव करते हैं, है ना। जैसे कि हमारा सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल कौन सा होता है? हाँ, सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल कौन सा होता है? कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियस सी बात है ना। तो सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रॉन हो। जब भी करंट फ्लो होती है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे कहीं, है ना। जस्ट लेकिन ये तो पता ही होगा कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा पार्टिकल होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो, है ना। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन अपोजिट, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होगा हम ये कहते हैं कि उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। सही है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारी एक ब्रांच है फिजिक्स की जो डील करती है स्टडी विद इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक मतलब रेस्ट, ये जो स्टैटिक चार्जेस हैं उनसे हम लोग डील करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रो डायनेमिक्स में फिर हम लोग डायनेमिक चार्जेस के साथ डील करते हैं, खैर कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद जैसे जो चार्जेस हमारे पास कहाँ कहाँ होते हैं नॉर्मल वर्ल्ड में, अब हमारे पास चार्जेस कहाँ कहाँ होते हैं आजकल, ये बहुत वो चल रहा है, पता नहीं आप लोग के साथ हो रहा नहीं, या हमारे ही एरिया में हो रहा है कि अगर किसी को टच करो तो एकदम से एक चिंगारी से निकलती। या ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि सर्दी में रात में अगर कंबल में आप ऐसे हाथ मारिए तो बहुत सारी चिंगारियां एकदम से निकलती ही निकलती। तो वो क्या है कि जो आपके हाथ का चार्ज है वो ट्रांसफर हो रहा है कंबल के अंदर, है कंबल में से चार्ज जो था वो ट्रांसफर हो रहा है। सही, तो वो भी हमारे पास चार्ज है वो ट्रांसफर होता है, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, तो वो चिंगारियां निकलती हैं वहां पे। इसके अलावा क्लाउड्स में चार्ज होता है जिसकी वजह से बिजली कड़कती है, ठंडर होता है। तो क्लाउड्स में जो चार्ज होता है वो बहुत आपस में एकदम से टकराता है तो फिर वो ग्राउंड की तरफ आता है ना? तो बिजली के फॉर्म में वो स्पार्क वहां पे मिलता है। उसके अलावा किसी चार्ज बॉडी पे चार्ज हो सकता है, बैटरी में हमारे पास चार्ज होता है ना। बैटरीज जो होती है वो जैसे चार्ज हो गया डिस्चार्ज हो गया, चार्ज हो गया यानी कि उनके अंदर जो चार्ज है वो सेपरेटेड है, एक जगह एक्यूमुलेटेड है। और डिस्चार्ज होने का मतलब वो चार्ज जो उसके अंदर था वो खत्म हो गया तो डिस्चार्ज हो गया। उसके अलावा कैपेसिटर प्लेट्स में हमारे पास चार्ज होता है, या नॉर्मली जैसे मैंने बताया कि आप कंबल में कर लीजिए, या किसी पेन को रबर पे या वुलन पे, या अगर आपने देखा कंघे को अगर आप ऐसे बालों में ले जाइए और फिर उसका कागज को अगर आप टच करेंगे तो वो उससे चिपक जाता है ना। तो वो सब जो है चार्ज के थ्रू होता है। अच्छा, दो टाइप के हमारे पास चार्ज होते हैं, ऑब्वियसली बात है। कौन कौन से होंगे? एक होगा पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और तीसरा फिर न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, उसको हम न्यूट्रल कहते हैं। अगर किसी पार्टिकल पे कोई भी चार्ज नहीं हो, ठीक है, ना होने का क्या मतलब है ना। भाई इलेक्ट्रॉन तो सब में होते हैं तो नेगेटिव चार्ज तो सबके अंदर है। ना होने का मतलब है कि कोई एक्सेसिव चार्ज नहीं, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, तो हमारा जो पार्टिकल हो न्यूट्रल, ठीक है। या जितना हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो वो पार्टिकल हमारा मतलब वो जो बॉडी है वो न्यूट्रल बॉडी हम लोग उसको कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हमारे पास दो पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तीसरा ये है कि अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो हम उसको न्यूट्रल पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो पार्टिकल्स होंगे, ऑब्वियसली बात है, लॉ ऑफ नेचर है कि अपोजिट अट्रैक्ट्स, है ना। तो जो अपोजिट चार्जेस होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे दूसरे को, और जो लाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना। जैसे अभी हमारे पास लास्ट यूनिट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, जो अपोजिट लाइन थी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी, और जो लाइन एक ही डायरेक्शन में जा रही थी वो एक दूसरे को रिपेल कर रही थी। सेम वे में हमारे पास यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ऐसी नेगेटिव नेगेटिव भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर एंड लाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। ठीक है,
फिर हमारे पास लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? फर्स्ट लॉ तो हमारा यही था कि लाइक चार्जेस जो है रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। सेकेंड लॉ ये है कि इसको हम लोग कहते हैं कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। जैसे वहां पे हमारे पास फैराडे के लॉ बहुत सारे थे, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे कूलॉम्स के लॉ है, ठीक है। इसलिए चार्ज का यूनिट भी कूलॉम ही होता है। एक मतलब चार्ज का जो यूनिट है उसकी चार्ज की यूनिट कूलॉम होती है ना। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है आपने पढ़ा होगा अभी तक, 12th में भी 10th में भी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। इलेक्ट्रॉन हमारा सबसे छोटा चार्ज पार्टिकल होता है, सही है ना। तो कूलॉम स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ ये कहता है कि जो फोर्स है ना, अगर कोई हमारा एक चार्ज पार्टिकल रखा है तो उसके पास अगर हम कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लाएंगे तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, चाहे वो अट्रैक्शन का हो चाहे वो रिपल्शन का हो, ये अलग बात है ना। वो डिपेंड करता है कि दोनों का चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज कैसा। अगर दोनों अपोजिट चार्ज है तो ऑब्वियसली वो अट्रैक्शन होगा, और अगर दोनों जो है वो लाइक वाइज चार्ज है तो फिर वो कैसा होगा? रिपल्शन का चार्ज होगा, सही है। तो लेकिन ये उन्होंने कहा कि वो जो फोर्स है, ठीक है, तो अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स, वो जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसकी डिस्टेंस के, कि वो दोनों चार्ज जो है वो कितनी दूर रखे हैं उसकी डिस्टेंस के स्क्वायर हम लोग करेंगे तो उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फोर्स जो होगा वो दो दो चीजों पर डिपेंड करेगा, एक तो चार्ज कितना है और दूसरा डिस्टेंस कितना, ठीक है। तो चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा, ऑब्वियसली बात है कि चाहे ये वाला चार्ज हो चाहे ये वाला चार्ज। तो इन दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा फोर्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा 2 कूलॉम का चार्ज है, यहाँ पे भी 2 कूलॉम का, 2 टू 4 हो गया है ना, 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो वैसे ही जो है हमारा जो फोर्स है वो दोनों चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो इनके बीच में डिस्टेंस है उसके जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके स्क्वायर के, ठीक है। इसलिए इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। तो अगर इसको हम लोग एक साथ लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ये कि एफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन टी स्क्वायर। टी जो है वो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें, ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाने के लिए हम लोग को यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमें कोई ना कोई कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। वो हम लोग करते हैं, आपने 12th में पढ़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, सब बेसिक्स है, ठीक है। तो एफ जो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास एफ का आता है दैट इज एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 ओवर डी स्क्वायर। के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन हमारा जो होता है वो परमिटिविटी होती है, और एप्सिलॉन की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर होती है। जैसे हमारे पास परमिटिविटी थी म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू म्यू आर था, ऐसे ही यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ परमिटिविटी है मीडियम की, जो कि हो गया मल्टीपल ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टीप्लाई बाय कोई रिलेटिव परमिटिविटी जो भी होगी हमारे पास मीडियम, ठीक है। तो यहाँ गिवन भी है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस दैट विल बी 1/36 पाई × 10⁻⁻19, ठीक है। और उसके अलावा एप्सिलॉन आर जो होगा वो रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो ये हमारे पास एफ का फॉर्मूला आ गया, फोर्स का फॉर्मूला। ये सब आप 12th पे पढ़ के आए हैं, ठीक है। नहीं नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, अब याद कर लो अगर तब याद नहीं। एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर डी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है? फोर्स का फॉर्मूला है। कौन से फोर्स का? जो दो हमारे पास चार्जेस रखे होंगे उनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स जो भी लग रहा होगा उस फोर्स का फॉर्मूला है हमारे, ठीक है। अभी डिपेंड करता है जैसा नेचर होगा उन दोनों का। अगर दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्शन फोर्स होगा, दोनों नेगेटिव अगर चार्ज है तो भी रिपल्शन फोर्स होगा। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो हमारा अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। तो फिर हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, हाँ देखो, ये जैसे हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें से हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रही है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है? देखो हमारे पास कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज है वो अपने आसपास रखे हुए जो कोई भी और चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा, रिपल्स करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। तो क्या होगा? इसके आसपास एक फील्ड होगा, उसी फील्ड में तो वो कर सकता है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही होती है हमारी, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे शो किया है पॉजिटिव पार्टिकल से नेगेटिव पार्टिकल की तरफ यहाँ पे लाइन जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड में जो लाइन थी वो कैसे कैसे जाती थी? नॉर्थ टू साउथ जाती थी, ठीक है। लेकिन मैग्नेट में हमने ये जब डिफरेंस डिस्कस किया तो ये भी डिस्कस किया था कि मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जा रही होती है लाइनें हमारी, है ना, और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में अंदर बाहर का कोई मामला नहीं है। यहाँ पॉजिटिव से सिर्फ नेगेटिव की तरफ हमारे पास लाइन जारी होती है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं इसको।
तो ये लाइन ऑफ फोर्सेस जो है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज से जाएंगी और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगी, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। उसके अलावा ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज होंगी, जो भी चार्ज का सरफेस होगा उससे परपेंडिकुलर निकल रही है। हमारे पास यहाँ पर स्फेरिकल चार्ज है तो इसके रेडियली आउटवर्ड जा रही है, ठीक है। उसके बाद फिर दे ऑलवेज चूज लो डाइलेक्ट्रिक रिलक्टेंस पाथ, जैसे कि अगर हमारे पास एक चार्ज के साथ में हमने एक वायर को कनेक्ट कर दिया, तो अब सारी इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो इस वायर से होकर के जाएंगी, क्योंकि ये वायर, इस वायर का जो परमिटिविटी है वो कम है ना। डाइलेक्ट्रिक रिलक्टेंस जो एक्चुअल में वो परमिटिविटी है, उसको रेजिस्टेंस कह सकते हैं आप, ऑब्वियस सी बात है। तो वो सारी की सारी जो फील्ड लाइंस है वो इस मेटल में होकर के जाएंगी, फिर बाहर लीकेज बहुत कम होगी, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन द नंबर ऑफ रेल लाइंस बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा लाइन होगी, और जितना कम चार्ज होगा उतनी कम फील्ड लाइंस हमारे पास होगी, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यही जो मैंने अभी बताया आपको कि कोई भी चार्ज पार्टिकल कहीं पे भी रखा होगा तो उसके आसपास का एक एरिया होगा जहां पे उसका फोर्स अप्लाई करेगा। ऐसे नहीं है कि 10 मीटर दूर एक छोटा चार्ज पार्टिकल रखा, उसका फोर्स आपको यहाँ फील होगा, होता है क्या ऐसा? कुछ कभी नहीं होता। ऐसा तो होता है कि आपने देखा होगा कभी गाँव में सुना होगा ऊपर से बहुत ज्यादा हाई टेंशन की वायर जा रही थी, सही है, तो उसमें जो चार्ज था उस चार्ज की वजह से नीचे से कोई आदमी खींच के चला गया, या किसी को करंट लग गया है, किसी को थोड़ा बहुत झटका महसूस हुआ, ऐसा तो कभी कभी फील होता है। बट नॉर्मली जो है वो, या ऐसा होगा कि कैपेसिटर जो होता है उसकी अगर दोनों वायर्स कभी शायद आपके घर में ऐसा हुआ हो कि कैपेसिटर किसी ने लिया हो तो उसको डिस्चार्ज करते हैं, दोनों वायर्स को ऐसे मिलाते हैं तो एकदम से स्पार्क होता है ना। तो ऐसा नहीं कि कैपेसिटर वहां रखा और आपको यहाँ फील हो रहा है उसका चार्ज, नहीं, जब आप उस वायर को टच करेंगे तब आपको उसका फील जो है वो चार्ज फील होगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील होता है वो एरिया है किसी भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड जहां पे उसका फोर्स आप फील कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे मतलब दूरी बढ़ती है ये फील्ड कम होता जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, कोई भी एक चार्ज है उसके अराउंड, इसको मतलब हम लोग ये कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे होगा कि उस पॉइंट पे रखा हुआ यूनिट चार्ज कितना फोर्स फील कर रहा है ना। जैसे एक चार्ज पार्टिकल हमारे पास बहुत बड़ा सा, उसमें कोई भी चार्ज है, और उसके पास हमने एक छोटा सा चार्ज, हमने एक यूनिट चार्ज पार्टिकल रखा, पर कूलॉम कह सकते हैं आप उसको, एक यूनिट चार्ज पार्टिकल रखा, तो इसके ऊपर यहाँ से इतना फोर्स लग रहा है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, कि यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इतनी है, ठीक है। दूर रखेंगे तो और कम लगेगा, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहेंगे यहाँ पे एक यहाँ पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। पास आएंगे यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगते हैं, यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। चलो, तो चार्ज फेयर, चार्ज पैरेलल प्लेट, ऐसे हमारे पास अलग अलग चार्ज होते हैं, मतलब एक्यूमुलेट हो जाते हैं अलग अलग। हम लोग जैसे कैपेसिटर होता है, चार्ज कैपेसिटर, या कोई छोटा सा गोला है मेटल का उसके ऊपर चार्ज है हमारे पास, या फिर दो हमारे पास चार्जेस हैं, तो उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे रिजल्टेंट होगा, तो ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, तो यही जो लाइन ऑफ फोर्सेज है इसको हम लोग फ्लक्स भी कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेटिंग अ सरफेस और पासिंग थ्रू अ सरफेस, इट्स यूनिट इज कूलम। ऑब्वियस सी बात है, फ्लक्स लाइन जो है जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा लाइंस होगी, इसीलिए इसकी यूनिट जो है वो सेम होती है हमारी। तो जो एक सरफेस है, एक एरिया है, उसको कितनी ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस कट कर रही है उसको हम लोग कहते हैं कि वो उस एरिया में इतना फ्लक्स है हमारे उतने एरिया में, ठीक है। वो परपेंडिकुलर हम लोग कंसिडर करते हैं, ऐसा नहीं कि टिल्टेड है। अगर टिल्टेड होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें cos थीटा sin थीटा कुछ भी ले लेंगे जो कि उसके अकॉर्डिंग हमारे पास थीटा गिवन होगा, है ना। द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे या तो यूनिफॉर्म हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म। जैसे देखो इस वाले केस में तो यूनिफॉर्म होगा, है ना, इस वाले केस में यूनिफॉर्म होगा, लेकिन इस वाले केस में यूनिफॉर्म नहीं होगा, इसमें स्फेयर है। तो अगर आप यहाँ देखें एक एरिया के लिए, अगर आप लोग यहाँ दें तो यहाँ पर ज्यादा होगा, ऊपर थोड़ा कम होगा, मतलब एक अलग टाइप का पैटर्न बनेगा। यहाँ पे एक डायरेक्टली लाइंस जा रही होंगी हमारे एकदम, मतलब यूनिफॉर्म लाइंस, जैसे ये वाली लाइंस जा रही है, इस टाइप की कुछ लाइन जा रही होंगी प्लेट से हमारे पास, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस इक्वल्स टू फ्लक्स। फिर यही फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, इसी को आप एरिया से डिवाइड कर दे तो डेंसिटी निकल जाएगी। डेंसिटी क्या होती है, मतलब पर यूनिट एरिया होता है ना हमारे पास, किसी भी चीज की अगर डेंसिटी पता करनी है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एरिया से डिवाइड कर देते हैं। या अगर वॉल्यूम मतलब सरफेस डेंसिटी जो होती है, और वॉल्यूम डेंसिटी अगर पता करनी होती है तो हम लोग उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर जो डेंसिटी है किसी भी एरिया पे, फ्लक्स डेंसिटी, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना फ्लक्स उस एरिया को कट कर रहा है, उस एरिया से पेनिट्रेट होकर के जा रहा है, उसको डिवाइड कर देंगे उस एरिया के। ये एरिया यहाँ पर हम लोग हमेशा लेंगे परपेंडिकुलर वाला, है ना, ये याद रखो। यहाँ पर मतलब ये इन्होंने बताया कि अगर एक पॉइंट चार्ज किसी स्फेयर के सेंटर पे बिल्कुल, ठीक है, उसमें क्यू कूलॉम चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें मतलब वो जो चार्ज है उसकी वजह से सारी जो फील्ड लाइंस है वो रेडियली आउटवर्ड जा रही होगी, तो सारी की सारी उस स्फेयर को पेनिट्रेट करके जाएंगी।
जैसे अगर इस वाले स्फेयर में हम ये मान लें कि यहाँ पर जो है एक रखा हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उसकी वजह से यहाँ पर ऐसे करके सारी की सारी बाहर की तरफ जा रही होंगी ये लाइनें। तो इस पूरे स्फेयर पे अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, इस चार्ज को डिवाइड कर देंगे स्फेयर के सरफेस एरिया से। तो स्फेयर का सरफेस एरिया आपको पता है कि 4πr² होता है, सही है। तो उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे इसको, तो हमारे पास उस स्फेयर के अंदर जो चार्ज है उसकी सरफेस मतलब उसकी चार्ज डेंसिटी या फ्लक्स डेंसिटी का फ्लक्स डेंसिटी हमें पता चल जाएगी उस स्फेयर के ऊपर, ठीक है। चलिए, तो ये हमारी इसी को चार्ज डेंसिटी भी हम लोग कहते हैं, डी वाला हमारे पास किसी भी सरफेस पे, क्योंकि वो पूरा हम ये अज्यूम कर लिया जाता है कि वो पूरा चार्ज उसके सरफेस पे आ जाएगा, वो शो कर रहा होगा वैसा फील्ड लाइंस की वजह से, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आती है हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वही ई जो हम लोग अभी बताया था कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है। फिर यहाँ अगर हम लोग फोर्स की वैल्यू रख देंगे, ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है। तो अगर कोई चार्ज हमें क्यू दिया हुआ है यहाँ पे, ये तो 1 कूलम हमने बता ही दिया, अगर कोई चार्ज हमें क्यू दिया हो तो क्यू से डिवाइड कर देंगे, है ना। मैं बताया था कि यूनिट चार्ज में इतना फोर्स लगता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे वही एफ अपॉन क्यू करेंगे तो ऑब्वियसली यूनिट चार्ज हमारे पास आ ही जाएगा। तो यहाँ पे क्यू ले लिया, यहाँ पे क्यू ले लिया, इस क्यू से एक क्यू कट जाएगा हमारा, कहाँ गया क्यू, अच्छा एफ अपॉन क्यू यहाँ लिखा है। एफ तो हमारे पास था ही Q1 Q2 अपॉन 4πε0 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमने Q2 से इसको डिवाइड कर दिया, ऑब्वियसली बात है। अगर हम Q1 को एज रेफरेंस मान करके चल रहे हैं, अगर हमें Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है उस पॉइंट पे, अगर Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है उस पॉइंट पे, बाई चांस मैं ये कहूँ कि ये तो खैर 1 कूलम ले रखा है, यहाँ पे जैसे इन्होंने ये Q कूलम लिया, इसको अगर छोटा Q लिया हुआ होता और फिर आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे पता करना चाहें तो हम क्या करेंगे, फिर इससे डिवाइड करेंगे Q से, जिससे कि हमें पता चल सके कि इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या क्या है, ठीक है। तो नॉर्मली मतलब समझ रहे हैं ना आप, बेसिक क्या है कि एक हमारे पास रेफरेंस चार्ज होगा जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें उस जगह पे पता करें, सही है। तो अगर वो वहां पे कोई दूसरा चार्ज रखा हुआ है तो हम उस चार्ज से डिवाइड कर देंगे सिंपल। तो यहाँ पर जाएगा E इक्वल्स टू एफ ओवर क्यू, तो Q ये वाला कट जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा सिंपल Q अपॉन, तो जिस चार्ज का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है Q अपॉन 4πε0 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें दूसरे चार्ज की जरूरत भी नहीं है, हम सिंपल एक ही चार्ज से पता कर सकते हैं कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर कितना ज्यादा होगा, सही है। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद इलेक्ट्रिक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास क्या होती थी, Q अपॉन 4πd स्क्वायर, किसी भी स्फेयर को अगर हम लोग कंसिडर करें, यहाँ पर भी हम लोग एक स्फेयर ही कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और E क्या होता है हमारा, Q अपॉन 4πε0 इंटू डी स्क्वायर। तो यहाँ देखो Q अपॉन डी स्क्वायर सेम है और 4π भी सेम ही है, ठीक है। तो Q अपॉन 4πd स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख दूं इसमें E में, तो हमारा E आ जाएगा E इक्वल्स टू डी अपॉन एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन। हाँ ये आ गया यहाँ पे, E इक्वल्स टू डी अपॉन एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर। तो ये इन दोनों के अंदर रिलेशन है कि हमारा फ्लक्स डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो हम सिंपल ये दो इक्वेशन लेंगे, यहाँ से डी की वैल्यू इस वाली वैल्यू में इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारे पास ये रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा परमिटिविटी। परमिटिविटी देखो, परमिटिविटी जो है ना, वो परमेबिलिटी क्या थी हमारी, याद है तुम लोग को मैग्नेटिक फील्ड में परमेबिलिटी क्या थी कि कितनी एक मीडियम कितनी ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर एक्यूमुलेट कर सकता है, अपने अंदर एकोमोडेट कर सकता है ना। जितनी ज्यादा फील्ड लाइन कोई भी मटेरियल अपने अंदर बर्दाश्त कर सकता है, एकोमोडेट कर सकता है, उतनी ज्यादा उसकी परमेबिलिटी थी। सेम वे में यहाँ पर क्या है, ये जो परमिटिविटी है वो प्रॉपर्टी है मीडियम की विच इफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। परमिटिविटी का मामला है कि ये बताता है कि कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये अपने अंदर एकोमोडेट कर पाएगा, ठीक है। कोई मीडियम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास कम हो, है ना। रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब ये है कि भाई वो उतना फोर्स इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगा पाएगा जितना एक कम रेजिस्टेंस वाला, ऑब्वियसली बात है, कम रेजिस्टेंस वाला जो मटेरियल है वो लगा पा रहा है, ठीक है। तो परमिटिविटी का मतलब ये कि ये डिसाइड करता है कि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी तेजी से चलेगी, जितनी तेजी से चलेगी उतना ज्यादा फोर्स चार्ज पार्टिकल पे लगेगा। तो इसलिए अब इसको डिफाइन कर दिया वो पीछे वाले फॉर्मूले से, जैसे हमारे पास हमने निकाला डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन इनटू ई, तो एप्सिलॉन को हमने डिफाइन किया है डी डिवाइड बाई ई से। ये हमारे पास क्या था, फ्लक्स डेंसिटी, और ई था हमारे पास फ्लक्स फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। परमिटिविटी हमारे पास दो टाइप की होगी, ये इसकी सिंपल डेफिनेशन, परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम व्हिच अफेक्ट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। अगर परमिटिविटी ज्यादा होगी तो फोर्स हमारा कैसा होगा, फोर्स हमारा कम होगा, सही है। परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा हमारे पास
फोर्स कम होगा दोनों चार्ज के बीच में, और जितनी कम होगी उतना ज्यादा हमारे पास फोर्स ज्यादा होगा। हमारे पास है परमिटिविटी आर ऑफ टू टाइप्स। टू टाइप्स हमारे पास कैसी है, एक एब्सोल्यूट परमिटिविटी और एक रिलेटिव परमिटिविटी। ये हमारी एब्सोल्यूट परमिटिविटी है एप्सिलॉन, सही है। एप्सिलॉन जो हमारी, जैसे हमारे पास परमिबिलिटी थी, एक एब्सोल्यूट परमिबिलिटी थी और एक रिलेटिव परमिबिलिटी। तो यहाँ पे हमारे पास एब्सोल्यूट परमिटिविटी तो ये है ही, और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी, इसका मल्टीप्लीकेशन, मतलब इसको अगर हम लोग ब्रेक कर ले दो पार्ट में, एक रिलेटिव और दूसरी फ्री स्पेस वाली, ठीक है। तो फ्री स्पेस के कितने टाइम चाहिए उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हम लोगों ने यहाँ पे भी कैलकुलेट कर रखी है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास होगी आगे, कहाँ दिया हुआ है, लास्ट टाइम हमने दिया था ना 1/36 -9। तो ये हमारे पास फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन नॉट, ये मेजर्ड है, तो 1/36 -9 यानी कि 8.854 × 10⁻12 फैरेड पर मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास परमिटिविटी होगी किसी भी ये हमारे पास परमिटिविटी है फ्री स्पेस की। अब किसी भी अगर मीडियम की हमें परमिटिविटी चाहिए तो हम इसी के रिलेशन में निकालेंगे कि इसके कितने मल्टीपल टाइम्स है ना, 4 है, 5 है, 10 है, 1000 है, जो भी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हो गया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट डी नॉट ओवर ई नॉट। डी नॉट है हमारी फ्लक्स डेंसिटी और ई नॉट है हमारा फील्ड इंटेंसिटी, सही। रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, ये बस इसका मल्टीपल होगा, एप्सिलॉन आर में भी डी ओवर डी नॉट, ये भी कह सकते हैं ई ओवर ई नॉट भी हो सकता है, एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होगा एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लीकेशन हो, ठीक है। यह कह सकते हैं कि एक फ्लक्स डेंसिटी जितनी है हमारे पास यहाँ पे, उसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं फ्री स्पेस की फ्लक्स डेंसिटी से, ठीक है, कि उसमें जो किसी भी चार्ज की वजह से फ्री स्पेस में जितनी फ्लक्स डेंसिटी आ रही थी उस डिस्टेंस में, तो उसको अगर हम लोग यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगी। इसका वैसे इतना ज्यादा यूज नहीं होता, मेन ये है हमारा कि एप्सिलॉन विल बी एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट। Relative permittivity is defined as the ratio of the actual or absolute permittivity of the medium to the absolute permittivity of vacuum. If the permittivity of a medium is epsilon, then epsilon r will be epsilon over epsilon naught, ठीक है। जनरली हम लोग इसको ये जो फॉर्मूला रिवर्स में यूज करते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने कुछ जो टॉपिक्स डिस्कस किए उसमें हमारे पास सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मेजर ऑफ फोर्स, कि कितना ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई जो है हमारी, कि किसी भी यूनिट चार्ज पार्टिकल पे कितना ज्यादा फोर्स लग रहा होगा उस डिस्टेंस पे, वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। फोर्स हम लोग को पता ही था K = Q1Q2/d²। ये क्या था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ठीक है, सॉरी। फिर था हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो किसी सरफेस को क्रॉस कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसको हम लोग उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, कि यहाँ पे इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मिल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, उसको उस सरफेस से अगर डिवाइड कर देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी मिल जाएगी। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमारा ई था वही E = F/Q, सही है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी में क्या था हमारे पास, E की वैल्यू थी हमारे पास Q/4 पाई एप्सिलॉन r इनटू d², और D की वैल्यू थी, D जो था फ्लक्स डेंसिटी, Q/4 पाई r²। तो यहाँ से हम लोग r² r और D दोनों सेम है, तो यहाँ से इसकी D की वैल्यू हम लोग उठा के रख देंगे E में, तो D ये आ जाएगा हमारे पास D ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन, सही। ये हमारा रिलेशन हो गया फील्ड इंटेंसिटी का और फ्लक्स डेंसिटी का, ठीक है। उसका परमिटिविटी थी एप्सिलॉन = D ओवर E, ठीक है, ये यूनिवर्सल है। एप्सिलॉन नॉट = D नॉट ओवर E नॉट हो जाएगा, एप्सिलॉन = D ओवर E हो जाएगा, ठीक है। और एप्सिलॉन जो है दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन, जहां पे एप्सिलॉन नॉट है हमारी फ्री स्पेस परमिटिविटी, जिसकी वैल्यू होगी 1/36 पाई × 10⁻⁹ या 8.854 × 10⁻12 फैरेड पर मीटर, ठीक है। बस चलो, तो अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।